नमस्कार। हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डाइसैकेराइड्स, जो कि कार्बोहाइड्रेट वर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट सबसेट है। ये स्वीट होते हैं और हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। जैसे कि कार को चलाने के लिए पेट्रोल या डीजल चाहिए होता है, वैसे ही हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी को चलाने के लिए ये कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। Disaccharide is a connecting link between monosaccharide and polysaccharide। तो अगर हम डाइसैकेराइड को समझ लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को समझने के लिए हम एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं। तो आज के लेक्चर में जो डाइसैकेराइड हम कवर करेंगे वो है सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज एंड सेलोबाइलोज। स्टार्ट करते हैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन से। Disaccharide consists of two monosaccharide unit linked by glycosidic bond in alpha और बीटा ओरिएंटेशन। ये अल्फा और बीटा ओरिएंटेशन क्या है? तो यहाँ पे राइट पैनल में जो फिगर्स हैं, अगर इनको हम ध्यान से देखें तो इनमें जो मोनोसैक्राइड्स यूज हो रहे हैं उनका जो एनोमेरिक कार्बन है, उस कार्बन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है जो कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका ओरिएंटेशन क्या है। जैसे कि फर्स्ट फिगर में ये जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये आपका डाउनवर्ड है, यानी अल्फा ओरिएंटेशन पे है। सेकंड में ये अपवर्ड है, इट मींस कि ये बीटा ओरिएंटेशन में है। तो इसी के अकॉर्डिंग जो आपके डाइसैकेराइड्स बन रहे हैं, जैसे कि हमारा ये माल्टोज है या सुक्रोज है, तो इनमें आपके जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स हैं वो कैसे हैं? अल्फा। जबकि आपका जो लैक्टोज है या सेलोबायोज है, इनके जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स हैं ये कैसे हो गए? बीटा। वन बाय वन इनको हम टेकअप करेंगे और स्टार्ट करते हैं सुक्रोज, क्योंकि सुक्रोज मोस्ट कॉमन शुगर होगी। ये हमारे घरों में जो व्हाइट शुगर है वो सुक्रोज ही है। जनरली जैसे एग्जामिनर ये क्वेश्चन भी पुट अप करते हैं कि आपके घरों में जो शुगर यूज होती है वो कार्बोहाइड्रेट का कौन सा एग्जाम्पल है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं ग्लूकोज से, क्योंकि ग्लूकोज हम ज्यादा सुनते हैं लेकिन वो ग्लूकोज ना होके क्या है? सुक्रोज है। तो सुक्रोज इज वन ऑफ दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट प्रोड्यूस इन लार्ज अमाउंट इन प्योर फॉर्म। अब क्योंकि ये कंज्यूम हो रही है तो कंजम्पशन के लिए ये कहां से आएगा? तो फॉर कंजम्पशन पर्पस सुक्रोज इज एक्सट्रैक्टेड एंड रिफाइंड फ्रॉम शुगर केन और शुगर बीट। यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करेंगे कि अगर हम शुगर केन का प्रोडक्शन देखें वर्ल्ड वाइड, तो इंडिया इज द सेकेंड हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। फर्स्ट क्या हो गया? फर्स्ट हमारा आता है ब्राजील, और वहीं अगर हम इंडिया के अंदर की बात करें, स्टेट वाइज प्रोडक्शन देखें, तो महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। अब हम बात करते हैं कि सुक्रोज जो है, सुक्रोज दो फॉर्म में मिलता है, यानी पॉलीमॉर्फ्स है ये। और पॉलीमॉर्फ्स आपके क्या हो गए? वो आपके कंपाउंड्स हो गए जिनके की केमिकल कंपोजिशन तो सेम है, लेकिन इनके जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उनमें डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से इनकी स्टेबिलिटी भी वेरी करती है। तो सुक्रोज का जो फर्स्ट फॉर्म है पॉलीमॉर्फ का, वो आपका स्टेबल फॉर्म है जो कि हमारा टेबल शुगर है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट हमारा 185 टू 184 टू 185 डिग्री होता है। वहीं जो सेकंड फॉर्म है वो आपका अनस्टेबल होता है और उसका मेल्टिंग पॉइंट 169 टू 170 डिग्री होता है। अब अगर हम बात करें इनके स्ट्रक्चर स्टैब्लिश करने की, तो कैसे स्टैब्लिश करेंगे? तो सबसे पहली चीज आती है हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा क्या आया इसका? C12H22O11। दो हेक्सोसेस से मिलके ये बना है, यानी कि C6H12 एंड O6। अब क्योंकि दो से मिलके बना है तो ये नंबर क्या हो जाएंगे? जस्ट डबल। कार्बन आ गया आपका 12, हाइड्रोजन आपके हो गए 24 एंड ऑक्सीजन अगेन आपका हो गया 12।
अब अगर हम इस नंबर को और इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को कंपेयर करें तो डिफरेंस क्या आ रहा है, H2O, यानी बाय द रिमूवल ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल आपका ये डाइसैकेराइड बन रहा है। नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो है इनकी हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन। तो अगर हम इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस कराते हैं या एंजाइमिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमको इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मिलता है, यानी कि सुक्रोज हमारा किससे मिलके बना है, ग्लूकोज से और फ्रक्टोज से मिलके बना है। अब इनके अगर हम स्पेसिफिक रोटेशन को देखें तो जो हमारा केन शुगर है उसका स्पेसिफिक रोटेशन कितना है, +66.5, यानी कि ये क्या हो गया, डेक्स्ट्रो रोटेशन। लेकिन जब हम इनकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हाइड्रोलिसिस के बाद जो आपका सोल्यूशन हुआ वो हमारा क्या होता है, लेवोरोटेट होता है। क्यों, क्योंकि उस सोल्यूशन में हमारा ग्लूकोज भी प्रेजेंट है और फ्रक्टोज भी प्रेजेंट है। ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन +52.7 हुआ, वहीं फ्रक्टोज का जो स्पेसिफिक रोटेशन हुआ वो -92.4। तो ओवरऑल आपका क्या हो गया, मिक्सचर लेवोरोटेटरी हो गया। और ये जो आपका इन्वर्ट शुगर हुई तो इसका जो आपका रोटेशन हुआ ये हो गया आपका -20। यहीं पे जो हाइड्रोलिसिस हमने देखा था, इस हाइड्रोलिसिस में देखने को क्या मिल रहा है, रोटेशन का जो साइन है वो चेंज हो रहा है और इसी को हम कहते हैं इन्वर्जन ऑफ शुगर। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है आपकी नॉन रिड्यूसिंग नेचर, यानी कि सुक्रोज का अगर हम रिएक्शन कराते हैं फैलिंग या टॉलन रिएजेंट के साथ तो सुक्रोज रिड्यूस नहीं होते हैं। वहीं सुक्रोज ओसाजोन वाली रिएक्शन नहीं दे रहे हैं और ना ही म्यूटारोटेशन देते हैं। ये सारी चीजें क्या इंडिकेट कर रही हैं, ये सारे टेस्ट जो हमारे कार्बोनिल ग्रुप थे वो दे रहे थे। तो अगर सुक्रोज ये टेस्ट नहीं दे रहे हैं इट मींस कि सुक्रोज में कोई भी फ्री कार्बोनिल ग्रुप यानी कि एल्डिहाइड या कीटोन प्रेजेंट नहीं है। प्रेजेंट नहीं है इसका क्या मतलब हुआ, इससे इन्फ्रेंस क्या निकला कि जो हमारा मोनोसेक्राइड्स था यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज, इनके जो कार्बोनिल कार्बन है वो हमारे इन्वॉल्व हो रहे हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के फॉर्मेशन, तभी ये हमारे फ्री नहीं है और ये जो हमारी रिएक्शंस थी वो नहीं दे रहे। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हमारा किस में बन रहा होगा, C1 ऑफ ग्लूकोज एंड C2 ऑफ फ्रक्टोज, इनके बीच में बनेगा। अब इनके जो एंजाइमिक रिएक्शन जो होती है हाइड्रोलिसिस उसको अगर हम देखें तो इन्वर्टेज है, इन्वर्टेज हमारा सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करेगा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से, मोनोमर आपके हो गए ये। वही अल्फा ग्लाइकोसाइडेज ये आपका सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करता है जबकि बीटा ग्लाइकोसाइडेज नहीं करता है। इसका क्या मतलब हुआ, अल्फा कॉन्फ़िगरेशन एट ग्लाइकोसाइड पोर्शन। नेक्स्ट थिंग, जो आपका सुक्रेज एंजाइम है वो आपका सुक्रोज को हाइड्रोलाइज कर रहा है और सुक्रेज आपका रिपोर्टेड है किसको हाइड्रोलाइज करने के लिए, बीटा फ्रक्टोफ्यूरिनोसाइड्स, अल्फा को नहीं करती, केवल बीटा फ्रक्टोफ्यूरिनोसाइड को ये हाइड्रोलाइज करती। इसका मतलब कि सुक्रोज में जो फ्रक्टोज वाला पार्ट है वो आपका बीटा ओरिएंटेशन में होगा जबकि ग्लूकोज वाला पार्ट जो है वो हमारा अल्फा कॉन्फ़िगरेशन पे होगा। अब देखते हैं, ये है आपका ग्लूकोज वाला एंड जो कि आपका अल्फा कॉन्फ़िगरेशन में है और ये आपका हो गया फ्रक्टोज जो कि आपका बीटा कॉन्फ़िगरेशन पे है। नेक्स्ट हम देखते हैं एसिटाइलेशन। सुक्रोज का अगर हम एसिटाइलेशन करें तो ये हमको ऑक्टा एसिटिल डेरिवेटिव्स देते हैं। ऑक्टा एसिटिल डेरिवेटिव यानी जब एसिटाइलेशन रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि एसिटाइलेशन में जो OH ग्रुप थे वही इन्वॉल्व हो रहे थे। इट मींस कि फ्री OH ग्रुप कितने हो गए, 8। फिगर में देख लें
1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो 8 आपके एसिटिल ऑक्टा एसिटिल डेरिवेटिव आपके मिल जाएंगे। नेक्स्ट थिंग, वहीं अगर हम इसका मिथाइलेशन कराएं तो सिमिलरली हमको ऑक्टा मिथाइल डेरिवेटिव मिलेगा। और ऑक्टा मिथाइल डेरिवेटिव की अगर हम फर्दर हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हाइड्रोलिसिस कराने पे जो हमको प्रोडक्ट मिल रहे हैं वो कौन कौन से मिल रहे हैं। पहला तो हमको प्रोडक्ट मिल रहा है 2,3,4,6 टेट्रा ओ मिथाइल ग्लूकोज, और दूसरा मिल रहा है 1,3,4,6 टेट्रा मिथाइल फ्रक्टोज, जिससे कि कंफर्म हो रहा है कि जो ग्लूकोज वाला पार्ट है वो आपका पायरेनोसाइड है, जबकि फ्रक्टोज आपका किस फॉर्म में है, फ्यूरेनोसाइड के फॉर्म में है। तो ये तो थे आपके ग्लूकोज के स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। अब इस सुक्रोज के स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ फैक्ट। अब हम इसका एप्लीकेशन देखते हैं। तो सुक्रोज का एक एप्लीकेशन तो हम सभी जानते हैं कि ये टेबल शुगर है। देन इसके अलावा ये आपका फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री में यूज होता है एज अ स्वीटनर। देन एज अ प्रिजर्वेटिव भी यूज होता है, क्योंकि ये माइक्रोबियल ग्रोथ को इनहिबिट करता है हाई कंसेंट्रेशन में जब यूज होता है। देन आपके जो आप फूड प्रोडक्ट्स हैं लाइक आइसक्रीम या फ्रोजन डिजर्ट्स जो हैं उनमें ये एज अ टेक्सचर मॉडिफायर की तरीके से यूज होता है। वहीं बेकिंग और कुकिंग के फील्ड में आपके जो डिजायरेबल कलर या फ्लेवर लाने के लिए ये एज अ ब्राउनिंग एजेंट की तरीके से वर्क करता है। नेक्स्ट अगर हम एरिया देखें तो आता है हमारा फार्मास्यूटिकल एरिया में भी सुक्रोज आपका काफी यूज होता है। और जो हमारे फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस होते हैं लाइक टेबलेट एंड सिरप में, उसमें ये एज अ एक्सीपिएंट यूज होता है। और आपके जो जैसे वैक्सीन स्टोरेज या ट्रांसपोर्टेशन में ये एज अ स्टेबलाइजर यूज होता है। देन एक और आपकी फील्ड है जैसे कि आपका कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर इंडस्ट्री में भी सुक्रोज काफी यूज होता है। एज अ स्किन केयर प्रोडक्ट में ये एज एक्सफोलिएंट यूज हो रहा है, और ह्यूमिडेंट की तरीके से ये आपके कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन में यूज होते हैं। इसके अलावा अगर हम इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन देखें तो केमिकल इंडस्ट्री में ये एज अ स्टार्टिंग मटेरियल यूज हो रहा है नंबर ऑफ केमिकल प्रोसेसेस के लिए, लाइक जैसे इथेनॉल फॉर्मेशन में भी ये आपका यूज होता है। वहीं अगर बायोलॉजिकल इंडस्ट्री देखें, बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड अगर हम देखें तो वहां पे ये आपका सेल कल्चर मीडिया या फर्मेंटेशन प्रोसेस, मतलब माइक्रोब को ग्रो कराने के लिए जो मीडिया हम यूज करते हैं उसमें ये एज अ कार्बन सोर्स यूज होते हैं। नेक्स्ट जो डाइसेकेराइड हम लेते हैं वो है लैक्टोज, यानी कि मिल्क शुगर। इट इज फाउंड इन मिल्क ऑफ ऑल एनिमल्स। काउ मिल्क में आपका लैक्टोज जो होता है वो 4 to 5% होता है, जबकि ह्यूमन मिल्क में 6 to 7% लैक्टोज मिलता है। वहीं अगर हम देखें तो ग्लूकोज तो हमें नंबर ऑफ फूड में मिल जाएगा, लेकिन लैक्टोज हमारा ऐसा सोर्स है जिससे हमको गैलेक्टोज मिलता है। लैक्टोज इज द ओनली सोर्स ऑफ गैलेक्टोज। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हुआ इसका, C12H22O11, यानी कि दो आपके मोनोसैकेराइड्स यूनिट मिल रही हैं, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है और लैक्टोज डाइसैकेराइड बन रहा है। नेक्स्ट थिंग, लैक्टोज फैलिंग सोल्यूशन को या टॉलन रिएजेंट को रिड्यूस कर रहा है, फर्स्ट थिंग। ओसाजोन फॉर्मेशन की रिएक्शन भी दे रहा है, सेकंड थिंग। और इसमें म्यूटा रोटेशन भी ये शो करता है, थर्ड थिंग। यानी ये तीनों जो पॉइंट्स हैं ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि लैक्टोज में कम से कम एक आपका कार्बोनिल ग्रुप फ्री होगा, जो कि ये सारी रिएक्शंस दे रहा। अब हम बात करते हैं लैक्टोज की एंजाइम हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं। तो इमल्सिन आपका है, इमल्सिन सिर्फ बीटा लिंकेजेस को हाइड्रोलाइज करता है और ये लैक्टोज के साथ रिएक्शन देता है। इट मींस कि जो आपका ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स हैं वो कैसे होंगे, बीटा। देन आपका जो लैक्टेज है वो स्पेसिफिक टू लैक्टोज होता है, और लैक्टोज को किस में ब्रेक कर रहा है,
गैलेक्टोज में और ग्लूकोज में। तो ये हो गया आपका गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज से मिलके बना है। इमल्सन क्योंकि वर्क कर रहा है, इट मींस कि ये बॉन्ड जो है वो आपका कैसा होगा, बीटा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लैक्टोज की जब हम ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराएं, तो ब्रोमीन वाटर क्या था, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि ये आपका क्या बनाएगा, लैक्टोबायोनिक एसिड। अब लैक्टोबायोनिक एसिड में हमने मिथाइलेशन किया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, OH ग्रुप को O मिथाइल में कन्वर्ट करेंगे। एंड देन जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो हाइड्रोलिसिस हमारा क्या करेगा, ये आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ब्रेक कर देगा। तो एज अ रिजल्ट हमको दो मोनोसेक्राइड्स मिल रहे होंगे। और वो हमें क्या क्या मिले, फर्स्ट आपका मिल रहा है 2346 टेट्रा ओ मिथाइल गैलेक्टोज, और सेकंड आपका मिला 2356 टेट्रा मिथाइल ग्लूकोनिक एसिड। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि गैलेक्टोज जो है वो आपका नॉन रिड्यूसिंग पार्ट है उस डाइसैकेराइड में, और ग्लूकोज जो है वो आपका रिड्यूसिंग हाफ है। यानी कि जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है उसमें जो कार्बोनिल कार्बन यूज हो रहा होगा वो गैलेक्टोज का यूज होगा। तो अब हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशन की। सबसे पहले आपका आता है फूड इंडस्ट्री में, ये एज अ स्वीटनर यूज होता है जनरली, जो आपके बेबी फॉर्मुलेशंस होते हैं उसमें। देन आपका फार्मास्यूटिकल्स में, ये टेबलेट फॉर्मुलेशन में एज अ एक्सिपिएंट यूज हो रहा है, और टेबलेट एंड कैप्सूल प्रोडक्शन में एज अ बाइंडर फिलर आपका यूज होता है। देन अगर हम कहें तो ये एज अ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट भी यूज हो रहा है बेबी प्रोडक्ट्स जो हैं उसमें, साथ ही साथ जो आपके स्पोर्ट्स और फिटनेस के जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें भी ये एज अ एनर्जी सोर्स यूज होता है। देन अगर हम रिसर्च की फील्ड की बात करें तो आपका जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाली फील्ड है उसमें जहाँ पे ये एंजाइम का यूज हो रहा होगा, तो एज अ सबस्ट्रेट यूज होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के लिए। और दूसरा क्या यूज हुआ कि ये आपके कल्चर मीडिया एज अ यूज होते हैं, एज अ कल्चर मीडिया फॉर नंबर ऑफ बैक्टीरिया लाइक आपके इकोलाई, या आपका ये लैक्टोज यूटिलाइजिंग माइक्रोब्स का अगर हमें आइसोलेशन करना होता है तो उसमें भी एज अ सबस्ट्रेट हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें इसका एप्लीकेशन, तो ये आता है आपका कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर में। लैक्टोज और उसके जो डेरिवेटिव हैं ये आपके स्किन केयर फॉर्मुलेशन में या हेयर केयर और ओरल हाइजीन में यूज होते हैं, और इसमें ये एज अ मॉइस्चराइजिंग एजेंट या स्टेबलाइजर इमल्सिफायर इस तरह का वर्क करते हैं। तो ये अब नेक्स्ट हम देखते हैं माल्टोज। Maltose is also known as maltobiose or malt sugar. It is a disaccharide formed by two units of glucose joined with glycosidic bonds. यानी यहाँ पे जो आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स है वो आपके दो ग्लूकोज के यूनिट्स के बीच में बनेगा। नेक्स्ट आपका जो आता है माल्टोज की स्वीटनेस कम है एज कंपेयर टू सुक्रोज, and it is soluble in water and typically crystallize as monohydrates. अब अगर हम इनके स्ट्रक्चर इलुसिडेशन की बात करें तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हुआ, C12H22O11। और अगर रिएक्शंस की बात करें तो माल्टोज भी लैक्टोज की ही तरीके से फैलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्शन देता है, टॉलेंस के साथ रिएक्शन देगा, ओसाजोन फॉर्मेशन देता है और म्यूटा रोटेशन भी देता है। इट मींस कि माल्टोज में भी आपका कोई एक एटलीस्ट वन कार्बोनिल ग्रुप जो होगा वो फ्री कंडीशन में होगा। नेक्स्ट थिंग अगर हम देखें तो एंजाइम रिएक्शन की बात हम करें, जैसे है माल्टेज। माल्टेज एंजाइम माल्टोज को ब्रेक करता है और दो आपके ग्लूकोज के यूनिट होते हैं। नेक्स्ट आता है अल्फा एमाइलेज। अल्फा एमाइलेज माल्टोज के ऊपर रिएक्ट करता है, और अल्फा एमाइलेज किस लिए नोन है,
अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को क्लीव करता है। तो ये कंफर्म होता है कि आपके जो माल्टोज है, माल्टोज में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स प्रेजेंट है। अब यहाँ पे एक चीज और आती है कि क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप फ्री है एक ग्लूकोज का, तो इस वजह से यहाँ पे आपके म्यूटर रोटेशन की पॉसिबिलिटी बनती है। तो जो म्यूटर रोटेशन होगा तो उसमें एनोमर बनेंगे अल्फा और बीटा। तो जैसे अभी जो स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं राइट पैनल पे, वो अल्फा माल्टोज का है, और यहीं पे ये आ गया आपका बीटा। और अल्फा और बीटा में अंतर क्या हुआ, जो आपके एनोमेरिक कार्बन पे OH है वो आपका डाउनवर्ड है अल्फा में, और बीटा में क्या है, अपवर्ड है। नेक्स्ट थिंग हम देखते हैं माल्टोज के एप्लीकेशन की। तो माल्टोज, हमारी जो बॉडी है वो माल्टोज को डायरेक्ट भी एब्जॉर्ब कर सकती है, और जरूरत पड़ने पे इसका फिर फर्दर ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज में, और फिर उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो ये एज अ स्टोरेज एनर्जी की तरीके से यूज होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो माल्टोज एक तरीके से की इंटरमीडिएट है इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च, क्योंकि स्टार्च का जब डाइजेशन होता है तो वो माल्टोज में ब्रेक होता है, एंड देन फिर माल्टोज आपका ग्लूकोज में ब्रेक होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अल्कोहल इंडस्ट्री में, क्योंकि माल्टोज की स्वीटनेस कम है आपके, तो इस वजह से ये यहाँ पे एज अ स्वीटनर तो यूज नहीं हो सकते हैं, लेकिन फिर भी ये बियर इंडस्ट्री में यूज होते हैं। और जो आपका माल्टिंग प्रोसेस होता है ना, उसमें ये यूज होते हैं। देन फूड इंडस्ट्री में ये एज अ फूड एडिटिव यूज होते हैं, और आपका ये स्वीटनेस और टेक्सचर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन आपका आता है सेलोबायोज। सेलोबायोज इज अ डाइसैकेराइड कंसिस्टिंग ऑफ 2 glucose molecule linked by beta 1,4 glycosidic linkage। अब माल्टोज भी हमारा 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बना है, और सेलोबायोज भी, तो दोनों में डिफरेंस कहाँ है, ये जो आपका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है इसमें माल्टोज में अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज थी, जबकि सेलोबायोज में बीटा। देन हम देखते हैं सेलोबायोज इज अ बायोपॉलीमर कंपोजिंग द सेल वॉल ऑफ वेजिटेबल टिश्यूज, यानी जो प्लांट्स की सेल वॉल होती हैं उनमें आपका सेलोबायोज मिलता है। सेलोबायोज इज इनसॉल्युबल इन वाटर। देन अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आपका आता है मोलिकुलर फॉर्मूला वही हुआ C12H22O11। सेलोबायोस को अगर हम देखें रिएक्शन वाइज तो फैलिंग सोल्यूशन या फिर टॉलन रिएजेंट से रिएक्ट कर रहा है, ओजोन फॉर्मेशन वाली रिएक्शन देगा, और म्यूटा रोटेशन भी शो करता है। ये तीनों रिएक्शन क्या इंडिकेट कर रही हैं कि सेलोबायोस में भी कम से कम एक आपका कार्बोनिल ग्रुप फ्री होना चाहिए। इट मीन सेलोबायोस भी कैसा है, रिड्यूसिंग शुगर। देन अगर हम एंजाइमिक हाइड्रोलिसिस की बात करें तो बीटा ग्लूकोसाइडेज क्या कर रहा है, सेलोबायोस को कन्वर्ट कर रहा है ग्लूकोज में, और हमें कंफर्म होता है कि इसमें जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है वो कैसी हो गई, बीटा लिंकेज हो गई। बीटा लिंकेज में क्या है, C1 आपका होगा एक ग्लूकोज का, और दूसरे ग्लूकोज का C4 जो कार्बन होगा वो इन्वॉल्व होगा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। देन यहाँ पे भी आपका कह लीजिए कि क्योंकि एक एल्डिहाइड ग्रुप आपका फ्री है, इसीलिए एनोमेरिक कार्बन में फ्री कार्बोनिल ग्रुप है, तो आपका अल्फा और बीटा दो फॉर्म्स मिलेंगी। अब वो फॉर्म जिसमें कि OH आपका अपवर्ड डायरेक्शन में होगा तो ये आपका हो गया बीटा, और वो फॉर्म जिसमें कि OH आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया एनोमेरिक कार्बन का, वो आपका क्या हो जाएगा, अल्फा कन्फिग्रेशन। अब अगर हम इसके एप्लीकेशन की बात करें तो सेलुलोज के एप्लीकेशन में सबसे पहले देखते हैं बायोफिल प्रोडक्शन, क्योंकि हम प्लांट मटेरियल यूज करते हैं बायोफिल बनाने के लिए, और प्लांट मटेरियल
की जो सेल वॉल होती है उसमें क्या होता है, सेलुलोज। सेलुलोज किससे बना होता है, सेलोबायोज से। तो इनका जब एंजाइमिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो सेलुलोज किस में कन्वर्ट होगा, सेलोबायोज में, और सेलोबायोज फर्दर किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में। और ये जो ग्लूकोज है ये एक तरीके से कह लीजिए कि कार्बन सोर्स है, किसके लिए, आपके जो माइक्रोब्स हैं उनके लिए। तो फर्मेंटेशन के थ्रू माइक्रोब्स इन ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं इथेनॉल में और दूसरे बायोफ्यूल्स में। नेक्स्ट हम देखते हैं फार्मास्यूटिकल्स और कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में सेलोबायोस और उसके जो डेरिवेटिव्स हैं वो एज अ स्टेबलाइजर यूज किए जाते हैं, या फिर दूसरे जो बायोएक्टिव कंपाउंड्स हैं उनके फॉर्मुलेशन में यूज किया जाता है। देन आपका आता है रिसर्च एरिया। रिसर्च एरिया में क्योंकि आपका सेलुलोज एक तरीके से बायोडिग्रेडेबल मटेरियल हो गया, तो यहाँ पे जो सेलुलोज डिराइव्ड मटेरियल बनाने के लिए आपके ये यूज किए जाते हैं। और क्योंकि इसका जो एप्लीकेशन है जैसे कि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाने में या इको फ्रेंडली मटेरियल बनाने में यूज होता है। देन आपका आता है फूड इंडस्ट्री, क्योंकि इनकी जो स्वीटनेस है वो उतनी नहीं है जितनी कि सुक्रोज की है। तो एज अ स्वीटनर डायरेक्टली तो यूज नहीं होते हैं, लेकिन जहाँ पे मॉडरेट इंक्रीज चाहिए होता है वहां पे इनका यूज होता है। तो ये तो थी कुछ एप्लीकेशन सेलोबायोस की। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आप लोगों को ये मटेरियल यूजफुल लग रहा हो तो इस प्लेटफॉर्म को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।